Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, इस टेस्ट के पहले ही मैंने आज सुबह ही मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम का जो सिद्धांत है उसको डाला है, जिसमें साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न भी है सिद्धांत पूरा होने के बाद में। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान शब्दों में सरल तरीके से समझाने की कोशिश की है और साथ में जो महत्वपूर्ण प्रश्न सिद्धांत से निकलते हैं वो प्रश्न भी उसी वीडियो में बनाए हुए हैं ताकि मूल्यांकन भी तुरंत हो जाए। तो यहाँ पर हम शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 48 है, ये 48वां मॉडल पेपर है। इसके पहले 47 मॉडल पेपर हम शिक्षण विधियों के कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नए प्रश्न आपको यहाँ पर लगभग 8-10 क्वेश्चन बिल्कुल नए मिलने वाले हैं। कुछ नया सीखकर यहाँ से आप जाने वाले हो साथियों, तो वीडियो को पूरा देख कर जाइएगा। कुछ क्वेश्चन हो सकता है आपने पहले पढ़े हो, लेकिन फिर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये जो 20 प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन, किस विधि में रटने पर अधिक बल दिया जाता है? मौखिक विधि में, परायण विधि में, वाद विवाद विधि में और प्रश्नोत्तर विधि में। तो यहाँ पर 4 अलग अलग विकल्प दिए गए हैं, अलग अलग विधियाँ दी गई है। अब आपसे प्रश्न पूछा है रटने पर अधिक बल, तो रटने पर अधिक बल परायण विधि में दिया जाता है साथियों। कौन सी विधि में दिया जाता है? परायण विधि में, अर्थात यहाँ पर आपका सेकंड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 1 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है साथियों? दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ब्लूम की पाठ योजना आधारित है, उद्देश्यों पर आधारित है, विषय वस्तु पर आधारित है, प्रस्तुतिकरण पर आधारित है और इनमें से सभी पर आधारित है। तो मित्रों, BS ब्लूम ने जो दैनिक पाठ योजना बनाई थी वो किस पर आधारित थी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है उद्देश्यों पर आधारित थी साथियों। किस पर आधारित थी? उद्देश्यों पर आधारित पाठ योजना इनकी थी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है सेकंड क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हो सकता है डायरेक्टली रीड के एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि ब्लूम की पाठ योजना किस पर आधारित है, तो आपका सीधा सा आंसर रहेगा उद्देश्यों पर आधारित है। मतलब इन्होंने अपनी पाठ योजना में उद्देश्यों पर सर्वाधिक बल दिया है साथियों। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा क्वेश्चन मित्रों, प्रस्तावना का मुख्य कार्य है छात्रों का मूल्यांकन करना, पाठ का विकास करना, उद्दीपक के रूप में कार्य करना और छात्रों को गृह कार्य प्रदान करना। तो साथियों देखिए, प्रस्तावना प्रश्न का नाम या प्रस्तावना कौशल का नाम सभी ने सुन रखा होगा जब आपने दैनिक पाठ योजना बनाई होगी, जब भी आपने BEd या STC की थी तब। तो वहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न में हम क्या करते हैं कि छात्रों का जो पूर्व ज्ञान होता है उस पर आधारित प्रश्न बनाते हैं और अंतिम प्रश्न को हम रखते हैं समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, वो जो समस्यात्मक प्रश्न होता है वही हमारा प्रकरण बिंदु होता था साथियों। तो देखिए, पाठ का विकास तो प्रस्तुतिकरण में किया जाता है, मूल्यांकन यहाँ पर लास्ट में किया जाता है, गृह कार्य प्रदान करना ये प्रस्तावना का कार्य नहीं है, बल्कि प्रस्तावना का कार्य है साथियों उद्दीपक के रूप में कार्य करना। उद्दीपक के रूप में कैसे कार्य करती है प्रस्तावना? कि जब बच्चों से प्रस्तावना के प्रश्न पूछे जाते हैं तो छात्र का जो पूर्व ज्ञान है उस पर आधारित वो प्रश्न होते हैं। अब छात्रों को ऐसा लगता है कि हाँ यार मुझे याद है, मुझे याद है, मुझे याद है, तो एक तरह से वो पाठ को पढ़ने के लिए अंदर से उत्तेजित हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है साथियों। अतः प्रस्तावना का मुख्य कार्य होता है उद्दीपक के रूप में कार्य करना। थर्ड विकल्प आपके थर्ड प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं साथियों। चौथा क्वेश्चन, किसी बड़ी वस्तु के छोटे नमूने को कहा जाता है? प्रतिमूर्ति कहा जाता है, चित्र कहा जाता है, वास्तविक पदार्थ कहा जाता है और ग्रामोफोन कहा जाता है। तो ग्रामोफोन तो एक अलग ही श्रव्य सामग्री है, कोई बड़ी वस्तु का छोटा नमूना ग्रामोफोन नहीं होता है, श्रव्य सामग्री है। चित्र साथियों, नमूने की बात की जा रही है तो चित्र अलग होता है और नमूना अलग होता है। चित्र भी एक दृश्य सामग्री है साथियों। वास्तविक पदार्थ का मतलब होता है जो वास्तविक चीज़ है वो छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। जैसे छात्रों के कमल का फूल बच्चों को पढ़ा रहे हो और आप कमल का फूल बच्चों के सामने लेकर आगे, तो फिर वो वास्तविक पदार्थ कहलाएगा साथियों। अब ऐसा तो है नहीं कि हाथी के बारे में पढ़ा रहे तो हाथी को ही लेके आ जाओगे कक्षा में, तो वो वास्तविक पदार्थ
जब बड़ी वस्तु है उसके छोटे नमूने को हम प्रतिमूर्ति कहेंगे साथियों। प्रतिमूर्ति या मॉडल भी इसको आप कह सकते हो। जैसे मान लीजिए हाथी पढ़ा रहे हो तो हाथी का कोई छोटा सा नमूना लेकर कक्षा में आ जाएंगे और वहाँ पर बच्चों को कि भाई हाथी ऐसा होता है, तो उसको कहा जाता है प्रतिमूर्ति। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 4 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो चलिए देखते हैं 5वें क्वेश्चन को मित्रों। किस विधि का मुख्य उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना है? उद्बोधन विधि, स्पष्टीकरण विधि, टीका विधि और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर होता क्या है कि हमें नॉर्मल सी जानकारी है कि मैडम मारिया मोंटेसरी ने विधि दी थी, उसमें ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित या प्रशिक्षित किया जाता है। लेकिन साथियों उसके अलावा जो उद्बोधन विधि है इसका भी मुख्य कार्य होता है ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना, जो उद्बोधन विधि है। ठीक है, उद्बोधन विधि में भी ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना किया जाता है साथियों। अच्छी तरह से याद रखना है, न्यू चीज़ है, नई चीज़ है अगर नहीं पढ़ रखी है तो, क्योंकि हमको ये पता है कि अगर जो देखो मोंटेसरी होती तो फिर हमारा जो पहला विकल्प है वो मोंटेसरी रहता, लेकिन मोंटेसरी है क्या? नहीं है। तो साथियों ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करने का कार्य उद्बोधन विधि में भी किया जाता है। इसलिए आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा यहाँ पर? फिर प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6वां क्वेश्चन मित्रों, लिखाई का कार्य, ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर मैंने कार्य लिखा था। ठीक है, लिखाई का कार्य पढ़ाई के कार्य से पूर्व शुरू होना चाहिए क्योंकि लिखाई पढ़ाई की अपेक्षा सरल है। लेखन शिक्षण के संदर्भ में यह मत व्यक्त किया है किसने? श्रीमती मैडम मारिया मोंटेसरी ने, डॉक्टर आत्मानंद मिश्र ने, मिस हेलन पार्क हर्स्ट ने और हेनरी कोल्डवेल कुक ने। तो किसके द्वारा ये कथन कहा गया है कि भाई पढ़ाई से पहले लिखाई का कार्य करना चाहिए, बच्चों को लिखना सिखाना पहले चाहिए? तो साथियों इसका समर्थन करने वाली थी मैडम मारिया मोंटेसरी। इन्होंने देखो जो भाषाई कौशल होते हैं 4, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें इन्होंने क्या किया, लिखने को पढ़ने से पहले बताया और बताया कि सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, इस प्रकार से इन्होंने भाषा कौशल बताए थे श्रीमती मारिया मोंटेसरी ने। तो यहाँ पर भी देखिए ये क्या कह रही है कि पढ़ाई के कार्य से पूर्व लिखाई का कार्य होना चाहिए। तो लेखन पहले बता रही है, पढ़ना बाद में बता रही है। तो ये उक्त जो कथन है मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा कहा गया है। विकल्प नंबर आपका 1 सही रहेगा साथियों प्रश्न संख्या 6 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की तरफ। साथियों देखेंगे प्रश्न नंबर 7 को। भाष्य विधि से शिक्षण श्रेष्ठ है प्राथमिक स्तर पर, पूर्व प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और उपयुक्त सभी स्तरों पर। तो साथियों व्यास विधि या भाष्य विधि दोनों एक ही होती है। इससे बच्चों को शिक्षण कौन से स्तर पर कराया जाना चाहिए ताकि बच्चे उस चीज़ का ज़्यादा लाभ ले सके? देखिए प्राथमिक स्तर पर तो बिल्कुल ही अनुपयोगी विधि मानी जाती है ये, पूर्व प्राथमिक स्तर पर भी बिल्कुल अनुपयोगी मानी जाती है, लेकिन साथियों जो उच्च स्तर है इसके लिए एक उपयोगी विधि इसको माना जाता है कि भाष्य विधि जो है ये शिक्षण का श्रेष्ठ रूप कब अपनाती है? जब इसका उपयोग हम उच्च स्तर पर करते हैं। अर्थात थर्ड विकल्प आपका यहाँ पर सही है प्रश्न नंबर 7 में। चलिए अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 की तरफ। 8वां क्वेश्चन साथियों, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, समवेत वाचन। तो कोई भी लिखित सामग्री है मन ही मन बिना होठ हिलाए अगर आप पढ़ रहे हो तो उसको मौन वाचन कहा जाता है। सस्वर वाचन तो स्वर के साथ किया गया, मतलब बोल करके जो वाचन किया जाता है वो होता है। समवेत वाचन में सभी एक साथ वाचन करते हैं साथियों, समवेत मतलब सभी एक साथ। यहाँ पर आपका थर्ड विकल्प सही है प्रश्न नंबर 8 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो 9वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। नाट्य शिक्षण की प्राथमिक स्तर पर सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है। रंगमंच विधि, कक्षा अभिनय विधि, व्याख्या विधि और आदर्श नाट्य विधि। तो साथियों नाटक शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि की अगर हम बात करें वो भी प्राथमिक स्तर पर पूछा है तो व्याख्या तो होगी ही नहीं। रंगमंच विधि भी अनुपयोगी मानी जाती है क्योंकि रंगमंच विधि में अनेक प्रकार के वे होते हैं साथियों, इसलिए राइट आंसर रहेगा कक्षा अभिनय विधि। कक्षा अभिनय विधि में न तो ज़्यादा खर्च आता है न ज़्यादा समय लगता है, छात्रों में जो अभिनय कला का विकास है वो भी हो जाता है। नाटक शिक्षण का भाई मुख्य उद्देश्य क्या होता है? अभिनय कला का विकास करना।
तो यहाँ पर इसलिए कक्षा अभिनय विधि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न नंबर 9 में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 10 को। तो 10वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय किसको दिया जाता है? रायबर्न को, हेनरी कोल्डवेल कुक को, मॉरिसन को और थॉमस एस रिस्क को। तो साथियों खेल विधि को प्रचलित करने का श्रेय, ठीक है, मतलब इसके जनक पूछा है यहाँ पर। तो खेल विधि का जनक किसको कहा जाता है? हेनरी कोल्डवेल कुक को। इन्होंने ही सबसे ज़्यादा इस विधि का विकास किया था। प्रचलित करने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 10 में बिल्कुल सही आंसर है साथियों। तो मित्रों 11वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है? इनमें से किस कौशल को काठिन्य कौशल के नाम से भी जाना जाता है? श्रवण, वाचन, पठन और लेखन। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। किस कौशल को काठिन्य कौशल के नाम से जाना जाएगा? साथियों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बिल्कुल आप लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा बट अधिकतर लोगों ने नहीं पढ़ रखा होगा इस क्वेश्चन को। तो मित्रों काठिन्य कौशल कहा जाता है लेखन कौशल को। क्यों? क्योंकि सबसे अंत में कौन सा कौशल आता है? लेखन कौशल आता है। इसके पहले के 3 कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, जब ये सीख लेता है तब बालक लेखन कौशल की तरफ बढ़ता है। इसलिए सबसे अंतिम में बालक इस चीज़ को सीखता है और सीखने में कठिनाई भी आती है। इसलिए इस कौशल को काठिन्य कौशल के नाम से जाना जाता है। कौन से कौशल को? लेखन कौशल को। मित्रों विकल्प नंबर 4 सही है 11वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 12 को। तो देखते हैं 12वें क्वेश्चन को। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है। सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा। तो प्रोजेक्ट या परियोजना विधि जो होती है किलपेट्रिक के द्वारा दी गई है साथियों, जॉन ड्यूई की विचारधारा पर आधारित। प्रयोजनवाद विचारधारा कहती है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा प्रदान करो जो उनके जीवन में आगे काम आए, मतलब इसमें जीवन उपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती है साथियों। अर्थात आपका सेकंड विकल्प सही है 12वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। विन्यास प्रेरण कौशल कहा जाता है। प्रस्तावना कौशल को, पुनर्बलन कौशल को, शामपट्ट कौशल को और प्रश्न कौशल को। अलग अलग प्रकार के ये कौशल होते हैं जो कि आपने बिल्कुल जिस भी महाविद्यालय से आपने एसटीसी बीएड कर रखी है वहाँ पर आपको ये कौशल सिखाए गए होंगे। देखिएगा जो विन्यास प्रेरण कौशल है किसको कहा जाता है साथियों? शामपट्ट कौशल, पुनर्बलन, प्रश्न या प्रस्तावना। राइट आंसर है प्रस्तावना कौशल को। प्रस्तावना कौशल को ही विन्यास प्रेरण कौशल के नाम से जाना जाता है साथियों। देखिए प्रश्न करने का कौशल क्या होता है कि छात्रों से हम जब बच्चों को पढ़ाते हुए या पढ़ाने के बाद में किस तरीके से प्रश्न पूछ रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो होता है हमारा प्रश्न कौशल। पुनर्बलन कौशल का मतलब जब भी हमने बच्चों से कुछ पूछा और उसके तुरंत बाद जैसे बच्चे ने उस क्वेश्चन का आंसर बता दिया तो बच्चे से आंसर बताने के बाद में कि शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शानदार जवाब आपका, इस प्रकार से जब हम शब्द कहते हैं तो वो भी पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आ जाते हैं। एक होता है शामपट्ट कौशल। साथियों शामपट्ट कौशल का मतलब क्या होता है कि हम बच्चों को जब पढ़ा रहे हैं, शामपट्ट पे जब हम लिख रहे हैं, शामपट्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, शामपट्ट पर कैसे लिखते हैं, शुद्ध, अशुद्ध, स्पष्ट, बच्चों को अच्छी तरह से नजर आए, इस प्रकार से वहाँ पर शामपट्ट कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ आपका प्रथम विकल्प सही है 13वें में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 14 को। तो साथियों प्रश्न नंबर 14, नर्सरी व प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। गीत तथा नाट्य विधि, शब्दार्थ कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि और खंडान्वय विधि। तो साथियों नर्सरी की बात आते ही हम प्रश्नोत्तर को हटा देंगे। अब खंडान्वय, शब्दार्थ या गीत, तो खंडान्वय भी नहीं रहेगी नर्सरी पे तो, बल्कि गीत और जो नाट्य विधि है ये नर्सरी और प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि मानी जाती है साथियों। क्योंकि गीत जब बच्चों के सामने गीत गाया जाएगा तो उनकी रुचि रहेगी गीत को। कविता छोटे छोटे बच्चे, पता है आपको कितनी कविता याद होती है उनको? जितनी कविताएं आप कभी सोच नहीं सकते इतनी ज़्यादा कविताएं बच्चों को याद होती है। क्यों? क्योंकि उनकी रुचि होती है वहाँ पर। और नाट्य मतलब अगर आप अभिनय करके बच्चों को पढ़ाते हो, यदि आप अभिनय करके बच्चों को पढ़ाते हो तो फिर और ज़्यादा रुचि उनमें जागृत हो जाती है। इसलिए साथियों 14वें क्वेश्चन में आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को। साथियों बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ।
सुनकर अर्थ ग्रहण करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत, अभिव्यक्तात्मक उद्देश्य के अंतर्गत या अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। तो सुनकर अर्थ ग्रहण करना साथियों देखिएगा, सुन के अर्थ ग्रहण करना मतलब बच्चों ने कोई चीज़ सुनी और उसका अर्थ ग्रहण भी किया, तो ये अवबोधात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। अवबोधात्मक उद्देश्य में सुनकर अर्थ ग्रहण करना, वर्गीकरण करना, तुलना करना, इस प्रकार की चीज़ें आ जाती है। ज्ञानात्मक में भाषाई तत्वों का ज्ञान बच्चा प्राप्त करता है, किसी चीज़ को पहचानता है इत्यादि, ये ज्ञानात्मक में आ जाते हैं। तो 15वें क्वेश्चन में फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा साथियों? सेकंड विकल्प सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित पक्ष नहीं है। भाषा ज्ञान गम्य है, भाषा अभ्यास गम्य है, भाषा एक सामाजिक व्यवहार है और भाषा अनुकरणात्मक है। क्वेश्चन इतना ज़बरदस्त है क्योंकि क्वेश्चन पूछने का तरीका शानदार है साथियों। भाषा प्रयोग एक कौशल से संबंधित, तो यहाँ पर एक शब्द आ रहा है प्रयोग। तो साथियों अनुकरण में भी भाषा का प्रयोग हो रहा है, सामाजिक व्यवहार में भी प्रयोग हो रहा है भाषा का, अभ्यास करने में भी भाषा का प्रयोग हो रहा है। लेकिन ज्ञान गम्य साथियों ये ज्ञानात्मक विशेषता है, न कि प्रयोगात्मक विशेषता। इसलिए यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है ये आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों प्रश्न नंबर 17 की तरफ। 17वां क्वेश्चन देखते हैं साथियों। निम्न में से कौन सी अनुवाद शिक्षण की विधि नहीं है? पुस्तक विधि, द्विभाषी विधि, तुलना विधि और भाषा अभिलेख विधि। तो इनमें से कौन सी विधि अनुवाद शिक्षण की नहीं है मित्रों? देखिए अनुवाद शिक्षण की 3 मुख्य विधियां होती है। एक तो द्विभाषी विधि होती है, एक पुस्तक विधि होती है और एक तुलना विधि होती है। लेकिन साथियों भाषा अभिलेख विधि अनुवाद शिक्षण के अंतर्गत नहीं आती है। यहाँ पर आपका जो 4th विकल्प है चौथा वाला, यही आपका राइट आंसर है साथियों प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 18 की ओर। तो 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 18वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु का, भौगोलिक व ऐतिहासिक घटनाओं का, पर्यावरणीय घटनाओं का, अर्थशास्त्रीय घटनाओं का। तो विकल्पों को देखते हुए सही आंसर का चुनाव करना है साथियों। देखिए सामाजिक विज्ञान में सिर्फ अर्थशास्त्रीय घटनाओं का ही अध्ययन नहीं करेंगे, ना ही पर्यावरणीय घटनाओं का ही अध्ययन करेंगे। भौगोलिक व ऐतिहासिक, भाई अध्ययन तो सभी का किया जाता है, लेकिन साथियों ये सिर्फ एक पर बल दे रहे तीनों विकल्प। और जो प्रथम विकल्प है वर्तमान संदर्भ में संपूर्ण सामाजिक विषय वस्तु, सामाजिक विषय वस्तु के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आ जाती है उन सभी का अध्ययन सामाजिक विज्ञान में किया जाता है साथियों। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19वां क्वेश्चन साथियों, शिक्षण में इकाई संप्रत्यय किसकी देन है? ब्लूम की, जॉन ड्यूवी की, मॉरिसन की और हर्बर्ट की। तो साथियों इकाई संप्रत्यय शिक्षण में H.C. मॉरिसन की देन है, हेनरी क्लेव मॉरिसन की। ठीक है, विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न नंबर 19 में। अब अंतिम और 20वां क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा साथियों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के बाद में ये जो घंटी का बटन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिए नीचे। तो उसके क्या होगा कि जो नए वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके पास तुरंत आ जाएंगे। 20वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उसके मत एवं दृष्टिकोणों की योग्यता, भाषा प्रवाह एवं तार्किक शक्ति का पता चलता है? मौखिक मूल्यांकन होता है वो, व्यक्तित्व मूल्यांकन होता है, सामूहिक मूल्यांकन होता है या लिखित मूल्यांकन होता है? तो साथियों देखिए यहाँ पर छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, तो शाब्दिक अभिव्यक्ति उसके जो मत है, दृष्टिकोण है, योग्यता है, भाषा प्रवाह है, तार्किक शक्ति है, इनका पता मौखिक मूल्यांकन के द्वारा चलता है। विकल्प नंबर 1 सही है 20वें क्वेश्चन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।